राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, आज हम कक्षा बीए और बीएड द्वितीय वर्ष की संस्कृत विषय की जो पाठ्य पुस्तक है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, हमारे द्वितीय वर्ष में जो प्रथम पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें एक पुस्तक चलती है लघु सिद्धांत कौमुदी। कौन सी है? लघु सिद्धांत कौमुदी। प्रथम वर्ष में भी हमने इसका अध्ययन किया था। लघु सिद्धांत कौमुदी में हमने प्रथम वर्ष में अध्ययन किया था। तो देखिए, हमने प्रथम वर्ष में हमने संज्ञा प्रकरण, उसके बाद अच संधि प्रकरण, हल संधि प्रकरण और विसर्ग संधि प्रकरण। इन 4 प्रकरणों को हमने प्रथम वर्ष में पढ़ा था। ठीक है। लघु सिद्धांत कौमुदी जो पुस्तक है व्याकरण की, उसमें हमने प्रथम वर्ष में 4 प्रकरणों को पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। ठीक है। तो देखिए, पहला प्रकरण हमने संज्ञा प्रकरण पढ़ा था। संज्ञा कौन कौन सी संज्ञाएं होती है, माहेश्वर सूत्रों के बारे में हमने जानकारी ली थी कि संस्कृत भाषा में 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। आगम किसे कहते हैं, सूत्र किसे कहते हैं, जैसे अल्पाक्षरम है, संदिग्धम, सार्ववद, विश्वतोमुखम, अस्तोभम, अनुवदवन च सूत्रम, सूत्र विदो विदु। अल्पाक्षर वाला यानी कम अक्षरों वाला हो, सार से युक्त हो, अस्तोभ से रहित हो। ठीक है ना। ऐसी रचना को सूत्र के जानकार लोग या व्याकरण के जानकार लोग क्या कहते हैं? सूत्र कहते हैं। और 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर नियम एव च, अतिदेशो अधिकारश्च इति षड्विधम सूत्रम। तो ये संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र, विधि सूत्र, ये 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। वार्तिक किसे कहते हैं? ठीक है ना। वार्तिककार कौन है, भाष्यकार कौन है, पाणिनि कौन है, व्याकरण के त्रिमुनियों का भी परिचय हमने अध्ययन किया था। माहेश्वर सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद डक्काम नव पंचवारम उद्रक्तु कामः संकादि सिद्धा नेत विमर्शे शिव सूत्र जालम। जब भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था तो उन्होंने अपने डमरू डक्की को 14 बार बजाया। कितनी बार बजाया? 14 बार। और 14 बार बजाने से 14 प्रकार की ध्वनियां निकली, उन्हीं को क्या कहते हैं? शिव सूत्र जाल कहते हैं। तो माहेश्वर सूत्रों से हमने प्रत्याहार निर्माण बनाना भी सीखा। ठीक है ना। माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार निर्माण करना भी हमने सीखा। अब देखिए, उसके बाद संज्ञा प्रकरण हमने पढ़ा, पद संज्ञा किसे कहते हैं, और हलंत्यम सूत्र पढ़ा था कि उपदेश अवस्था में अंतिम हलवर्ण की संज्ञा करता है, इत संज्ञा करता है। उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा, सुबंत प्रत्यय, तिगंत प्रत्यय इत्यादि के बारे में हमने जानकारी ली थी संज्ञा प्रकरण। उसके बाद हमने संधि प्रकरण पढ़ा था कि संधि को 5 भेद होते हैं, लेकिन 2 संधियों को किसमें मिला दिया था? अच संधि को, जो प्रकृति भाव संधि थी उसको अच संधि में मिला दिया, और स्वादि संधि को विसर्ग संधि मिला दिया। तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो संधि के जो 3 भेद है, अच, हल और विसर्ग, इन तीनों भेदों के बारे में हमने अध्ययन किया था। अच संधि के भेद 8 होते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। हल संधि के भेद 7 या 8 होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ा था हमने। इष्टुत्व है, स्तुत्व है, जसत्व है, खरीचे से चरत्व संधि होती थी, अनुनासिक, पूर्व सवर्ण और अनुस्वार संधि। ठीक है ना। तो ये तोरली से थे के स्थान पर, प्रत्यय के स्थान पर तय होता था। छत्व संधि पड़ी थी, ये हल संधि में पढ़ा था। विसर्ग के स्थान पर रे, विसर्ग के स्थान पर ओ, विसर्ग का लोप। ठीक है ना। तो इत्यादि के बारे में हमने अध्ययन प्रथम वर्ष में किया था। अब जो ये लघु सिद्धांत कौमुदी है, इस पुस्तक में हमको अब इस वर्ष हमको जो द्वितीय वर्ष में जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें हमको अब हम शब्द रूपों के बारे में जानना है। शब्द रूपों के बारे में किसके बारे में जानना है? शब्द रूपों के बारे में। शब्द रूप होते हैं जैसे राम शब्द रूप, रमा शब्द के रूप। ठीक है ना। तो ये शब्द होते हैं जो कितने प्रकार के होते हैं, शब्दों के साथ में जो प्रत्यय जुड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? हम सुबंत प्रत्यय कहते हैं, जिनकी संख्या 21 होती है। तो शब्द रूपों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो शब्द जो होते हैं ये होते हैं अजंत और हलंत। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं अजंत और एक होते हैं हलंत। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ये शब्द 2 प्रकार के हो गए, एक अजंत और एक हलंत। अच अंत है इति अजंत है, अर्थात अच का मतलब क्या होता है? स्वर। स्वर जिसके अंत में उसको क्या कहते हैं? हम अजंत कहते हैं। और हल अंत है इति हलंत है, और हल यानी व्यंजन वर्ण जिसके अंत में उसको क्या कहते हैं? हम हलंत कहते हैं। ठीक है। जैसे देखिए, हलंत में जैसे अस्मद शब्द है,
युष्मद शब्द है, राजन शब्द है, ठीक है, उसके बाद है चतुर शब्द है, त्वम शब्द है। ये सारे कैसे हैं? हलंत शब्द है, क्योंकि इसके अंत में क्या है? ये व्यंजन वर्ण है, द व्यंजन वर्ण है, द व्यंजन वर्ण है, न है, र है और म है। ये सारे कैसे शब्द हैं? हलंत शब्द है, ठीक है। अब देखिए ये अजंत शब्द है, तो ये अजंत जैसे देखिए राम शब्द है, रमा शब्द है, नदी शब्द है, गुरु शब्द है और ज्ञान शब्द है। तो देखिए इनके अंत में क्या है? स्वर है। जैसे राम में मे में क्या है? ए, रमा में मैं में क्या है? आ, इस नदी में द में क्या है? ई, गुरु में रे में क्या है? ऊ। तो अंत में क्या है? स्वर वर्ण है, इसलिए इन शब्दों को क्या कहते हैं? हम अजंत कहते हैं। और हल वर्ण अंत में होने के कारण इन शब्दों को क्या कहते हैं? हम हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए ये जो अजंत है, ये अजंत भी 3 प्रकार का होता है। अजंत कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अजंत के 3 होते हैं, एक तो अजंत पुल्लिंग, एक होता है अजंत स्त्रीलिंग और एक होता है अजंत नपुंसकलिंग, ठीक है। ऐसे ही ये हलंत है, ये भी 3 प्रकार का होगा। एक तो हलंत पुल्लिंग, एक हलंत स्त्रीलिंग और एक हलंत नपुंसकलिंग। तो अब हम शब्द रूपों की सिद्धि बनाने जा रहे हैं हम द्वितीय वर्ष में, कि अजंत पुल्लिंग शब्दों की सिद्धि कैसे बनती है, कौन कौन से सूत्र प्रयुक्त होते हैं, अजंत स्त्रीलिंग में कौन कौन से सूत्र प्रयुक्त होते हैं, उनकी रूप सिद्धि कैसे बनाई जाती है, अजंत नपुंसक लिंग में कौन कौन से सूत्र प्रयुक्त होते हैं, उनकी रूप सिद्धि कैसे बनाई जाती है। इन शब्दों की रूप सिद्धि और उनसे संबंधित जो सूत्र है उनका अर्थ ज्ञान अब हम करेंगे। हलंत के बारे में भी हम अर्थ ज्ञान करेंगे। तो हलंत भी हलंत पुल्लिंग है, हलंत स्त्रीलिंग है और हलंत नपुंसक लिंग, ठीक है। तो हमारा जो द्वितीय वर्ष का जो लघु सिद्धांत कौमुदी की जो पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक में जो हम जो प्रकरण पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अजंत पुल्लिंग प्रकरण। मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ। पहला प्रकरण है अजंत पुल्लिंग प्रकरण, अजंत पुल्लिंग प्रकरण। दूसरा है अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण। तीसरा प्रकरण है अजंत नपुंसक लिंग प्रकरण। 3 लिंग होते हैं, स्त्रीत्व विवक्षायाम स्त्रीलिंगम, पुरुषत्व विवक्षायाम पुल्लिंग, ठीक है ना। तो ये अजंत के 3 हो गए, अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग और अजंत नपुंसक लिंग। समझ में आ गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे हलंत प्रकरण, और हलंत जो प्रकरण है उसमें हमको केवल पढ़ना है हलंत पुल्लिंग प्रकरण। ये हमारे सिलेबस में है लघु सिद्धांत कौमुदी की पुस्तक, हलंत पुल्लिंग प्रकरण। समझ में आ गया। तो ये 4 प्रकरण हमको अब पढ़ने हैं सेकंड ईयर में, अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग और हलंत पुल्लिंग पर, ठीक है ना। अब देखिए अजंत पुल्लिंग में कौन कौन से शब्दों की रूप सिद्धि हमको बनानी है। तो अजंत पुल्लिंग में हम बनाएंगे राम शब्द है, अकारांत पुल्लिंग है, हरि शब्द है, इकारांत पुल्लिंग है, सर्व शब्द है और अकारांत पुल्लिंग है, और एक है गुरु शब्द है, ये उकारांत पुल्लिंग। इन 4 शब्द रूप हैं। इन 4 शब्द रूपों को हमको लिखना है, और इन 4 शब्द रूपों की हमको क्या करनी है? 7 विभक्तियों के 3 वचनों में यानी 21 रूप, प्रत्येक इसके रूप सिद्धि इनकी बनानी है। और इनसे संबंधित जो सूत्र, इन रूप सिद्धियों में जो सूत्र प्रयुक्त होंगे उन सूत्रों का हमको अर्थ ज्ञान करना है, उनकी व्याख्या हमको करनी है, उनकी सप्रसंग संदर्भ सहित हमको व्याख्या भी करनी है, वृत्ति लिखनी है, अर्थ लिखना है, ठीक है। उसके बाद आती है स्त्रीलिंग की बात। तो स्त्रीलिंग में हमको रमा शब्द की रूप सिद्धि बनानी है, और नपुंसक लिंग में हमको ज्ञान शब्द की रूप सिद्धि बनानी, ये हमारे सिलेबस में है। तो नपुंसक लिंग में केवल ज्ञान शब्द की रूप सिद्धि बनाएंगे, और ज्ञान शब्द रूप को हम जब नपुंसक लिंग में ज्ञान शब्द है इसकी हम रूप सिद्धि बनाएंगे, तो इन रूप सिद्धियों में जो जो सूत्र प्रयुक्त होंगे, काम में आएंगे, उनको हमको लिखना है, ठीक है। उसके बाद स्त्रीलिंग में रमा शब्द की रूप सिद्धि बनानी है, और रमा शब्द में जो जो सूत्र प्रयुक्त होंगे उनको हमको लिखना है। और अजंत पुल्लिंग में राम, हरि, सर्व, गुरु, इन 4 शब्द रूपों की रूप सिद्धि बनानी है, और इनमें जो जो सूत्र प्रयुक्त होंगे उनको भी हमको लिखना है। उसके बाद है हलंत पुल्लिंग। तो हलंत में हमको बनानी है अस्मद की और युष्मद की, ठीक है ना, त्वम की और अहम की, चतुर शब्द की, राजन शब्द की, इनकी हमको क्या बनानी है? रूप सिद्धि बनानी है। अस्मद, युष्मद, त्वम, अहम, चतुर और राजन, इनकी हमको क्या बनानी है? रूप सिद्धि बनानी। समझ में आ गया। तो ये हमको अजंत पुल्लिंग में पढ़ने हैं, अस्मद, युष्मद, त्वम, अहम, चतुर, राजन। और इन जब रूप सिद्धि इनकी बनाएंगे हम हलंत शब्दों की, तो ये हलंत पुल्लिंग के शब्द हैं, इनकी जब रूप सिद्धि बनाएंगे तो जो जो सूत्र प्रयुक्त होंगे उन सूत्रों को हमको हलंत पुल्लिंग प्रकरण में
पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम जो प्रारंभ करने जा रहे हैं वो सर्वप्रथम टॉपिक है हमारा अजंत पुल्लिंग प्रकरणम। तो आज हेडिंग डालिए अजंत पुल्लिंग प्रकरणम। अथ अजंत पुल्लिंग प्रकरणम। और अजंत पुल्लिंग प्रकरण में हमको राम शब्द, हरि शब्द, सर्व शब्द और गुरु शब्द की रूप सिद्धि बनानी है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा अजंत अथ अजंत पुल्लिंग प्रकरणम। पुल्लिंग प्रकरणम। अथ अजंत पुल्लिंग प्रकरण, तो ये हमारा टॉपिक है आज का। तो देखिए अजंत पुल्लिंग प्रकरण को हम प्रारंभ करते हैं। तो अथ जो है वो मंगल का सूचक है। किसका सूचक है? मंगल। अर्थात हम जो कार्य प्रारंभ कर रहे हैं उसमें कोई प्रकार की बाधा नहीं आए, इसलिए पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन जो व्याकरण के त्रिमुनि हैं, जितने भी विद्वान हैं वो सभी सर्वप्रथम क्या करते हैं? मंगलाचरण करते हैं। अथ अजंत पुल्लिंग प्रकरण, ठीक है ना। तो अजंत पुल्लिंग प्रकरण हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अजंत पुल्लिंग में हमको राम, सर्व, हरि और गुरु की क्या बनानी है? रूप सिद्धि बनानी है, ठीक है ना। तो देखिए पहला जो सूत्र है अजंत पुल्लिंग का, पहला सूत्र है अर्थवद। लिखिए इसको, अर्थवद धातुर, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, प्रातिपदिकम पहला सूत्र है अजंत पुल्लिंग प्रकरण का। अब देखिए एक बात और मैं आपको बता देता हूं, हमने प्रथम वर्ष में जो संज्ञा प्रकरण में जो सूत्र पढ़े थे, अचसंधि प्रकरण में जो सूत्र पढ़े थे, हल संधि में जो सूत्र पढ़े थे, विसर्ग संधि, वो सूत्र भी यहाँ पर काम आएंगे, ठीक है ना। तो वो पिछली जो कक्षा में हमने जो सूत्रों का अध्ययन किया था उन सूत्रों को हमको याद करना बहुत जरूरी है, प्रत्याहार बनाना भी हमको जरूरी है, ठीक है ना। तो वो भी सूत्र यहाँ काम आएंगे। इत्संज्ञक जो सूत्र हमने पढ़े थे, हलंत्यम था, उपदेश अजनासिक इत्सा, आदिनी टुडुवे था, सह प्रत्यय से था, ठीक है ना। तो ये सारे पितृ लसक तद्धिते था, ये सब काम आने वाले हैं। जैसे हमने इको अणची पढ़ा था, एचो अव्याय पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर भी इस प्रकरण में भी काम आएंगे। तो अजंत पुल्लिंग प्रकरण का पहला सूत्र है अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। अब देखिए इसकी वृत्ति क्या है? वृत्ति इसकी अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम में वो क्या करता है? तो देखिए धातु प्रत्ययम प्रत्यांतम च वर्जित्वा अर्थवद शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञः शु। प्रातिपदिक संज्ञः शात या शु, ये इसकी वृत्ति है। धातु प्रत्यय प्रत्यांतम च वर्जित्वा अर्थवद सर स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञः शात। प्रातिपदिक संज्ञः शात। तो देखिए धातु प्रत्यय प्रत्यांतम च वर्धित्वा, तो ये जो पहला सूत्र है अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, ये सूत्र कहता है देखो प्रातिपदिक संज्ञा करता है। ये सूत्र क्या करता है? प्रातिपदिक संज्ञा। तो सबसे पहली बात तो यही है समझने की कि ये सूत्र कौन सी संज्ञा करता है? प्रातिपदिक संज्ञा करता है। प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र है ये। प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र, विधायक सूत्र है। पेपर में यदि प्रश्न आता है कि प्रातिपदिक संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो हमको क्या लिखना है? अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। यह सूत्र क्या करता है? प्रातिपदिक संज्ञा करता है। अब देखिए या संज्ञा साशा फलवती, जो संज्ञा होती है उसका कोई ना कोई फल या प्रयोजन अवश्य होता है। क्या होता है? फल या प्रयोजन अवश्य होता है। तो जब हम प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे तो उस प्रातिपदिक संज्ञा करने का हमारा क्या होगा? कोई ना कोई उद्देश्य होगा। हम संज्ञा को वैसे ही नहीं करते, उस संज्ञा का क्या है? कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि हलंत्यम सूत्र क्या करता है कि उपदेश अवस्था में अंतिम हल या व्यंजन वर्ण की संज्ञा करता था। उपदेश अवस्था में अंतिम हल या व्यंजन वर्ण की
की इत संज्ञा करेगा, तो उस इत संज्ञा करने का फल क्या है कि तस्य लोपे जो सूत्र वो कहता है कि आपने जिस वर्ण की इत संज्ञा की है उस वर्ण का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो इत संज्ञा करने का फल क्या हुआ, तस्य लोपे से उसका लोप हो गया। ऐसे ही इस प्रातिपदिक संज्ञा करने का कुछ ना कुछ क्या है, फल हो है, जो अग्रिम सूत्रों में हम जानेंगे कि प्रातिपदिक संज्ञा का फल क्या होता है। ठीक है, तो ये पहली बात तो है कि प्रातिपदिक संज्ञा करता है ये सूत्र अर्थवद धातुर। देखिए सूत्र का उच्चारण कीजिए, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, प्रातिपदिक संज्ञा करता है। अब बात आती है कि प्रातिपदिक संज्ञा किसकी करता है, प्रातिपदिक संज्ञा किसकी करता है। तो देखिए वृत्ति में लिख रखा है कि धातु प्रत्यय प्रत्यांतम च वर्जित्वा। वर्जित्व का मतलब क्या होता है, छोड़ना या त्यागना। अर्थवद शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञा। तो इसका अर्थ लिखिए, उसके बाद में समझेंगे हम। अर्थ है इसका धातु प्रत्यय तथा प्रत्यांत को छोड़कर, तथा प्रत्यांत शब्दों को छोड़कर अर्थवान, अर्थवद का मतलब क्या होता है, अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ठीक है, ये इस सूत्र का क्या हो गया, अर्थ हो गया। धातु प्रत्यम प्रत्यांतम च वर्जित्वा अर्थवत सद स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञा है शु। अर्थात धातु प्रत्यय तथा प्रत्यांत, धातु क्रियापद होते हैं उनको धातु कहते हैं, जैसे भू धातु, ठीक है, अध धातु, गम धातु, पठ धातु, लिख धातु, ये सब क्या है, धातु। इन धातुओं को प्रत्यय सत्री सानच, ठीक है ना, ये सत्री प्रत्यय है, सानच प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है, णवुल प्रत्यय है, नीप प्रत्यय है, टाप प्रत्यय है, ये सब प्रत्यय हैं। इन प्रत्ययों को भी छोड़ करके तथा प्रत्यांत, प्रत्यांत का मतलब क्या होता है, प्रत्यय अंत है इति प्रत्यांत है। प्रत्यय अंत है अर्थात ऐसे शब्द जिनके अंत में क्या जुड़ा हो, प्रत्यय जुड़ा हो, उन शब्दों को क्या कहते हैं, हम प्रत्यांत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यांत कहते हैं। जैसे ये राम शब्द है, इस राम शब्द में हम सु प्रत्यय जब जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, रामे बन जाता है। तो ये रामे जो शब्द है ये कैसा शब्द है, ये रामे प्रत्यांत शब्द है। कैसा शब्द है, प्रत्यांत शब्द है, क्योंकि इस राम शब्द के अंत में सु प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए रामे सिद्ध हुआ है। और ये राम है, ये खाली कैसा है, ये खाली अर्थवान शब्द है। कैसा शब्द है, अर्थवान शब्द है। तो ये सूत्र कहता है कि धातु प्रत्यय तथा प्रत्यांत शब्दों को छोड़कर, धातु की हमको प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करनी है, प्रत्यय की हमको प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करनी है, और प्रत्यांत ऐसे शब्द जिनके अंत में प्रत्यय जुड़े हैं ऐसे शब्दों की हमको प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करनी है। इन शब्दों को छोड़कर, धातु प्रत्यय और प्रत्यांत वाले जो शब्द हैं उन शब्दों को छोड़कर, धातुओं की बात नहीं आ रही, शब्दों की बात आ रही, ठीक है ना, उन शब्दों को छोड़कर अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अर्थात ऐसा शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है उस शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कौन से सूत्र से, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से। अर्थवान शब्द जैसे देखिए ये राम शब्द है, कौन सा शब्द है, राम शब्द है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था पहले जब प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण एक कारक प्रकरण पढ़ा था हमने, तो उसमें हमने सूत्र पढ़ा था प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमाशा, ठीक है। तो प्रातिपदिकार्थ होता है, प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं, कि प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं, तो प्रातिपदिकार्थ कहते हैं जब शब्द में जब प्रत्यय जुड़ जाता है तो उस शब्द का कोई ना कोई निश्चित अर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है, निश्चित अर्थ हो जाता है, और जब तक उसमें प्रत्यय नहीं जुड़ता है तो वो शब्द निश्चित नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये जो राम शब्द है, इस राम शब्द, खाली ये राम शब्द है, इसके बाद ये हरि शब्द है, ठीक है ना, रमा शब्द है, गणेश शब्द है, बालक शब्द है, ये सब क्या है, शब्द है, सब क्या है, ये शब्द है। तो ये शब्द है, तो ये कैसे शब्द है, अर्थवान शब्द है। कैसे शब्द है, अर्थवान शब्द है। तो इन सभी शब्दों की इस सूत्र से क्या होगी, प्रातिपदिक संज्ञा होगी। क्या होगी, प्रातिपदिक संज्ञा। लेकिन ये हमको ध्यान रखनी है, प्रातिपदिक संज्ञा करता है तो प्रातिपदिक संज्ञा का फल तो अगला सूत्र बताएगा, इससे अगले जो सूत्र आएंगे वो बताएंगे,
ठीक है ना। तो प्रातिपदिक संज्ञा किसकी करनी है वो बात बता रहा है ये, कि धातु को छोड़कर, प्रत्यय को छोड़कर और प्रत्यांत को छोड़कर अर्थवान जो शब्द होते हैं, शब्दों की संज्ञा करता है। कौन सी? प्रातिपदिक संज्ञा। तो प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। समझ में आ गया? तो ये इसका सूत्र का इसकी वृत्ति हुई, धातु प्रत्ययम प्रत्यांतम च वर्जित्वा अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। और इसका अर्थ हुआ धातु प्रत्यय प्रत्यांत को छोड़कर अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। धातु की नहीं करनी है, प्रत्यय की नहीं करनी है और प्रत्यांत की नहीं करनी है, ठीक है ना। तो ये जैसे राम शब्द है इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, हरि शब्द है इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, रमा शब्द है इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, गणेश शब्द है इसकी भी क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन ये राम है जो शब्द है, ये इस राम है शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि ये राम है शब्द क्या हो गया? प्रत्यांत हो गया, इसके अंत में सु प्रत्यय जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए अगला जो दूसरा सूत्र है, एक सूत्र हो गया प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र है। अब हम इस सूत्र से हम क्या करेंगे? प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। क्या करेंगे? प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। अब रूप सिद्धि जब पढ़ेंगे तो उसके बाद में समझ में आएगा। दूसरा सूत्र कौन सा है? देखिए अगला जो सूत्र है वो है कृत तद्धित समासाश्चय। दूसरा सूत्र है, ये तो करता ही है प्रातिपदिक संज्ञा। दूसरा सूत्र है कृत तद्धित समासाश्चय। दूसरा सूत्र हो गया कृत तद्धित समासाश्चय। कृत तद्धित समासाश्चय। कृत तद्धित समासाश्चय। दूसरा सूत्र है कृत तद्धित समासाश्चय। ये कहता है कृत तद्धितांतौ समासाश्चय प्रातिपदिक संज्ञा है शु। इसकी वृत्ति है, इसकी वृत्ति लिखिए पहले, कृत तद्धितांतौ समासाश्चय प्रातिपदिक संज्ञा है शु। प्रातिपदिक संज्ञा है शु। दूसरा सूत्र है, इसका वृत्ति है। अब देखिए ये भी प्रातिपदिक संज्ञा करता है, कृत तद्धित समासाश्चय। ये भी क्या करता है? प्रातिपदिक संज्ञा करता है। देखिए कहता है कि कृत तद्धित समासाश्चय। च का मतलब और, च का मतलब क्या होता है? और। पहला सूत्र था अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, वो प्रातिपदिक संज्ञा करता है किसकी? अर्थवान शब्द की करता है। धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर अर्थवान शब्द की क्या करता है? अर्थ प्रातिपदिक संज्ञा। और च कहता है कि और प्रातिपदिक संज्ञा और की भी होती है। किसकी होती है? कृत तद्धित और समास। कृत तद्धित और समास। कृत का मतलब कृत प्रत्यय है, धातु के साथ जुड़ता है। तद्धित प्रत्यय जो शब्दों के साथ जुड़ता है। और समास, जब समास पढ़ते हैं तो समस्त पद जो होता है, उस समस्त पद में जो सब प्रातिपदिक उनकी भी होती है, उनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, लेकिन वो कौन से सूत्र से होगी? कृत तद्धित समासाश्चय। तो वो तो अर्थवान शब्द की करेगा और ये किसकी करेगा? कृत तद्धितांत, अर्थात कृदंत तद्धित और समासास की, कृदंत तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कौन से सूत्र से? कृत तद्धित समासाश्चय से। कौन से सूत्र से होती है? समासाश्चय, कृत तद्धित समासाश्चय। इसका अर्थ लिखिए, इसका अर्थ है कृदंत। कृदंत क्या है? प्रत्यय है कृदंत। कृदंत क्या है? प्रत्यय है जो किसके साथ जुड़ता है? धातुओं के साथ। कृदंत तद्धितांत, तद्धितांत तथा समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले दो सूत्र हमने पढ़े, एक अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम है, दूसरा कौन सा है? कृत तद्धित समासाश्चय। ये भी प्रातिपदिक संज्ञा करता है। ये किसकी करता है? कृदंत, शब्दों के साथ जुड़ते हैं उन प्रत्यय को कृदंत कहते हैं। तद्धितांत जो प्रत्यय धातुओं के साथ जो प्रत्यय जुड़ते हैं उनको कृदंत कहते हैं, और शब्दों के साथ जो प्रत्यय जुड़ते हैं उनको तद्धितांत कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तथा समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। इसका अर्थ लिखा, कृदंत तद्धितांत तथा समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कौन से सूत्र से? कृत तद्धित समासाश्चय जो सूत्र है उस सूत्र से कृदंत तद्धितांत तथा समासाश्चय समास की क्या होती है? प्रातिपदिक संज्ञा होती है। समझ में आ गया? तो पहला सूत्र कृत प्रातिपदिक संज्ञा करता है किसकी? अर्थवान शब्द की करता है। दूसरा सूत्र किसकी प्रातिपदिक संज्ञा करता है? कृदंत तद्धितांत और समास की।
ऐसे शब्द या ऐसी धातु जिनके साथ कृदंत प्रत्यय जुड़ा हो, ऐसे शब्द जिनके साथ तद्धित प्रत्यय जुड़ा हो, ऐसे समस्त पद जिनकी समास, ऐसे पद जिनमें समास होता है, उन पदों की जब हम रूप सिद्धि बनाते हैं तो वहां पर जब प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं, उन शब्दों की जब प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं तो इस सूत्र से होगी, कृत तद्धित समासाश्चेष। ठीक है। तीसरा सूत्र देखिए, तीसरा सूत्र, अगला तीसरा सूत्र आता है सौजस मौट षष्ठाभ्याम, सौजस मौट षष्ठाभ्याम ने व्याम बेस नसी व्याम व्यास नसोस आम। ठीक है। अब प्रातिपदिक संज्ञा करने का फल ये सूत्र बताए।